बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद और आप देख रहे हैं फोर्ड न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस टीवी चैनल के थ्रू पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मसाइल को ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। मुख्तलिफ़ शोबा है हायजात ज़िंदगी के जो भी हैं उनके भी जो मसाइल हैं, जो कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, उनके मतलब बातचीत करते रहते हैं। तो आज जो हमारा मौजू है वो है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में ओवरसीज़ का कितना किरदार है। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मकसूद अहमद बंदेशा साहब मौजूद हैं। मकसूद अहमद बंदेशा साहब कनाडा से तल्लक़ रखते हैं, उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। वहाँ पे ये अपना प्रॉपर्टी का और बिल्डिंग का काम करते हैं। तो मकसूद साहब वेलकम जी। थैंक यू। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है मकसूद साहब के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं वो क्या कहें। इसको आप मिडल ईस्ट में भी ले सकते हैं, इसको आप यूरोप में भी ले सकते हैं, इसको आप अमेरिका या कनाडा में भी ले सकते हैं। टोटल तौर पे जो मुश्किलात इस टाइम पेश आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ करवाने का बहुत शुक्रिया। एज सच जो मुश्किलात हैं, मैं तो कैनेडियन नेशनल हूँ और मुझे कनाडा का ज़्यादा इल्म है। अब बाकी लाइक दुबई इन स्टेट्स का तो मुझे ज़्यादा इतना इल्म नहीं है। बट वहाँ जो मेन चीज़ है जो हमने कनाडा में फ़ेस की थी वो हमारी एजुकेशन के हवाले से थी। लाइक जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम जब मैं वहाँ गया था तो मैंने बहुत सारी आर्ट जॉब शुरू की थी। वो मैंने टैक्सी भी चलाई थी। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री में देखें, वो जो 50% जो हमारे वहाँ टैक्सी ड्राइवर हैं वो वेल एजुकेटेड फ्राम पाकिस्तान। तो मसला ये है कि वो वाला जो सिस्टम है जो हमारी यहाँ की एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास वो मॉडर्न स्कूल्स, वो मॉडर्न एजुकेशन, वो हाई लेवल की हाई रैंक स्कूल नहीं है। ये मेन इशू है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी वहाँ वो बहुत पीछे रह जाती है। लाइक बेसिकली इज़ द एजुकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अक्सर देखा, बल्कि आपका एक तजर्बा हुआ है वहाँ पे, कि होता ही है कि पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी कंट्री का कोई बंदा हो तो किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो परदेश हमेशा से परदेश ही होता है। तो कोशिश लोग ये करते हैं कि 5 साल या 10 साल काम करके तो अपने मुल्क वापस आ जाएं और यहाँ पे अपना कारोबार सेट करें। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जब ये पाकिस्तान में अपना कारोबार शुरू करते हैं तो फिर उनको कौन सी मुश्किलात जो है ना वो दरपेश होती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ख़ासकर जब मैं वहाँ गया था, मैं अपनी बात करता हूँ, तो वो मेरे बड़े भाई उधर ही थे। उन्होंने हमें कहा यार वहाँ थोड़ा सा और पढ़ लो ना, अभी आपकी बहुत एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी। मैं जब वहाँ गया था, कहती है वहाँ थोड़ा सा और पढ़ लो ताकि आपके लिए आसानियाँ रहेंगी ना। तो मैंने कहा यार हमने कहा यहाँ सा मुश्किल रहना है 5-10 साल, बल्कि मैंने 5 साल ही कहा था कि 5 साल मेहनत करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, वहाँ जाकर कारोबार शुरू कर लेंगे। 20 साल हो गए हैं और अभी तक वो 5 साल मुकम्मल नहीं हुए। तो क्या समझते हैं कि आप जहाँ अगर कोई कारोबार यहाँ शुरू करते हैं तो जैसा कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के सेक्टर में भी मुश्किलात आती हैं, कुछ लेना देना पड़ता है, ऐसे प्राइवेट में, तो क्या ईज़ी है पाकिस्तान में काम शुरू करना? पाकिस्तान में जो जैसे जो बंदे बाहर से आते हैं ना, उनके लिए बिज़नेस इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो सिस्टम को नहीं फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ सिस्टम वो बड़ा क्लियर कट है और स्मूथ है, फॉरवर्डिंग है, जो बंदे को सपोर्ट करता है। मैं वहाँ प्रॉपर्टी में हूँ। जब प्रॉपर्टी में मैं हूँ तो मुझे पता है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे करनी है और इसका क्या लीगल प्रोसीडिंग्स इसकी क्या हैं। और यहाँ का जो सिस्टम है ये वो इतना सपोर्टिव नहीं है। अगर आप अगर आपने घर का परमिट लेना है घर बनाने का, तो आपको ये नहीं पता कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जब आप सिटी में जाएंगे, जो कलर का आपको मिलेगा वो ख़ासकर वो क्या कहते हैं, वो मलक रियाज फाइलों को पहिया लगा देते हैं ना। जब उनको पता चलता है कि वो बंदा बाहर से आया है तो पहियों की कीमत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। वो हमें वो ऐसे चर्ग समझते हैं ना कि इनके पास शायद वो बहुत ज़्यादा पैसा है और उन्होंने बहुत फ्री में पैसा कमाया हुआ है और इनसे वो क्या कहते हैं, वो जो इनको ज़िबा करना है वो कर लो। सिस्टम इतना क्लियर नहीं है, इतना सपोर्टिव नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत को मैं जानता हूँ जो अपने एसेट्स वहाँ से लेके इधर आए थे, बट यहाँ बेचारे नाकाम हो गए। फिर वो वापस गए हैं और फिर उन्होंने वहाँ जाके बेस से शुरू किया, स्टार्टिंग द फर्स्ट डे। तो इश्यूज़ यहाँ जो हैं वो मेनली वो सिस्टम के हैं। वो लोग सिस्टम, जैसे हम वहाँ एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। जी नाज़रीन, बिल्कुल उनकी बात सही है, मैं उससे इत्तेफाक करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान जितने भी हैं उनको हमेशा से वतन के लिए उनकी मोहब्बत रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू करें, लेकिन यहाँ पे फिर वही
एक रिश्वत का बाजार सा गर्म हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि ये बाहर से आया, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो बेचारे वो थक हार के गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से थक हार के फिर दोबारा वापस चले जाते हैं। तो मकसूद साहब, एक तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाहर की जो गवर्नमेंट है, जो है मतलब किसी भी अगर मुल्क की है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से वहाँ भी ज़्यादा होती हैं। फैसिलिटीज़ को ले लें या लॉज को ले लें, कैसा देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट में कितना फ़र्क है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट, यहाँ वहाँ जो है ना, ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस, वो आपको कभी भी खुली कचारी नहीं लगाते। जैसे यहाँ का सिस्टम मुझे लगता है जैसे उन्होंने वो खुद पोल्यूटेड किया हुआ है, ताकि वो इनकी अवाम में वो से रहे, अवाम इनको फॉलो करते रहें, इनके डेरे पे आते रहें। वहाँ इस तरह का सिस्टम बिल्कुल ही भी नहीं है। वहाँ तो लोग जो है क्वालिटी के लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे पार्टी लीडरशिप जो है वो ऐसे नहीं इलेक्ट होती जैसे हमारी होती है। हमारे तो लाइक नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, वहाँ ऐसे नहीं होता। वहाँ पार्टी के लिए जिस बंदे ने नॉमिनेशन करनी है, उसने वैसे बेस से शुरू करना है और अपने आप को साबित करना है कि वो वाकई काबिल है वो, ताकि वो इस पार्टी को, इस कौम को लीड कर सके। तो वहाँ आपको क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस मिलते हैं। यहाँ वो वाले काफ़ी मिसहैप्स हैं कि वहाँ आपको ये नस्ल दर नस्ल ये जो वरासती सियासत है वही मिलती हैं। यहाँ लोग क्वालिटी को बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते। और दूसरा आप देख लें, अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है, ख़ासकर इस मुल्क के सिस्टम को, तो आपने डेवलपमेंट फ़ंड्स जो हैं पार्लियामेंटेरियन से लेने हैं। जब तक ये डेवलपमेंट फ़ंड हमको देते रहेंगे तो इनके ये जो कहते हैं ना वराना सनाउल्ला कि 10 से 12% ये जो कमीशन मिलता है हमें इस डेवलपमेंट फ़ंड से, तो वो क्या है? अब यार तनख्वाहें लेते हो, आप सारी मुराद लेते हो, कमीशन किस बात का आप लेते हो? तो ये सिस्टम को उन्होंने जानबूझ के वो मैनिपुलेट किया हुआ है ताकि वो इनका भी को कहते हैं वो डेरे गर्म रहें। डेरा सिस्टम वहाँ तो नहीं है, खैर यहाँ बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से कि इन पार्लियामेंटेरियंस का ही मुझे ज़्यादा इशू होता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो जानबूझ के ही इस तरह की हरकतें करते हैं कि ताकि क्वालिटी के लोग आगे ना आ सकें। बिल्कुल, जैसा कि वाकई में पिछले 70 साल से ये सिस्टम चला आ रहा है कि पार्लियामेंटेरियन कोशिश करते हैं कि अवाम को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सके। लेकिन एक चीज़ और भी है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम का भी होता है। मैंने अक्सर तजर्बा किया, लाद के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर चाइना इस टाइम दुनिया का नंबर 1 मुल्क है इकॉनमी के लिहाज से, तो उसमें लाज भी फॉलो किए जाते हैं। अवाम जो है ना वो रूल पर अमल करती नज़र आती है। तो क्या समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ अवाम को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ये जो अवाम लॉ फॉलो करते हैं, कोई भी बंदा मॉरली या अखलाकन वो करते हैं, बट वो बहुत कम रिश्ते है जो लॉ फॉलो करते हैं। जो होते हैं ना स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो आपने इम्प्लीमेंट करना है और उसको फिर एनफोर्स करना है। मिसाल देता हूँ, जैसे वहाँ एक है कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं, आप मास्क नहीं पहनते, तो मिनिमम उसका जो फ़ाइन है $1,000 to $10,000। और यहाँ मैं पढ़ रहा था ₹100। तो वो कौन लोग मास्क पहनेंगे इस तरह के वबा के दिनों में? इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत स्ट्रंग है, खासकर आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, जो दूसरे इदारे हैं, उनको एम्पावर करना है, उनको डीपोलिटिसाइज करना है। पॉलिटिशियंस का जो उनके सर पे हाथ है ना वो उठाना है। जब तक आपके ये जो पुलिस एम्पावर नहीं करेंगे, जिन्होंने आपका लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो आप एम्पावर नहीं करेंगे, लॉ तो ये बनाती हैं और शेल्फों पे रख देते हैं, पता नहीं लोगों को कि ये लॉ है क्या है। आपका जंगा तल्लक फोटाबाद है। फोटाबाद एक पसमानदा तहसील है, दूसरे शहरों की निस्बत ये थोड़ा सा पीछे है। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि कितना पीछे है ये तहसील बाकी शहरों की निस्बत, और दूसरा ये है कि अगर आपको नुमाइंदगी का मौका मिले यहाँ पे, तो कौन सी ऐसी इस्लाहत हैं जिन पे आप अमल करवाएंगे और करेंगे? फोटाबाद तो मुझे लगते नहीं है जैसे कि ये स्टेट का हिस्सा है। ये मतलब इसको ये इतना नेगलेक्टेड पार्ट है। आप इसका रोड्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, स्कूलिंग का सिस्टम देख लें, म्यूनसिपैलिटीज़ देख लें। अब देखें ना, ये जो बंदा म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर होगा उसका जो घर है वो तो एक महल टाइप होगा, मगर जिस दफ्तर में वो बैठा है वो एक कबाड़ का दफ्तर भी शायद आपको लगे। और दूसरा ये जो एक दफ़ा मैं पहले भी बात कर रहा था, मुझे रेलिवेंट तो नहीं है, बट ये जो हमारे ऑफिसर्स का रवैया है ये इंतहाई नामुनासिब है। मैं खुद आई विटनेस हूँ। अगर आप कभी सरकारी दफ्तर में जाएँ ना,
तो लगता है जैसे किसी डेरे का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ वो चाय आ रही है, खाने आ रहे हैं और वो बेल दबाते हैं और मुलाजम आ जाता है और फिर मुलाजम के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं कि मेरा तो फिर खून खोलता है इस तरह की हरकतें देख के। वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, शायद मुझे अजीब लगता होगा, बट इन लोगों को शायद अजीब नहीं लगता होगा। मतलब आप तमीज़ से तो बात कर लेना यार। और वहाँ सिस्टम में ये है कि अगर आपके पास आप सरकारी ऑफिस में, सरकारी जॉब में अगर किसी बंदे ने जाना है तो वो सिर्फ सरकारी काम से ही जाना है, कोई चाय वाई नहीं है, कोई डेरादारी नहीं है, कोई रोटी शोटी नहीं है। आपने सरकारी काम के लिए जाना है, अपना काम करना है और फिर वापस चले जाना है। तो ये अनदर थिंग थी जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, बट वो आपके रेलेवेंट नहीं थी। हाँ, तहसील के लेवल पे जो डेफिशिएंसीज मुझे नज़र आ रही हैं, पहला तो मैं जैसे आपसे कहता हूँ जो म्यूनसिपैलिटी को है वो टोटली ओवरहाल करने की ज़रूरत है। लाज शायद इनके पास हैं बट पब्लिक अवेयर नहीं है उनसे ना। आप एक ऐसा कर सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी की एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर जो म्यूनसिपैलिटीज़ के काम हैं उन सबको वहाँ मेंशन करें, पूरी डिटेल्स वहाँ रख दें ताकि आम लोग उसको देख सकें, वो क्लर्क, वो म्यूनसिपल अफसर जो है वो लोगों को मिसयूज़ ना कर सकें। तो सबसे पहले आई वुड डू ओवरहाल द म्यूनसिपैलिटीज़। मैं उसको पूरे के पूरे को डिजिटलाइज़ करूँगा, कंप्यूटराइज़ करूँगा। गार्बेज का सिस्टम मेरी प्रायोरिटी होगी। गार्बेज सिस्टम को मतलब ये नहीं है कि आपने, मुझे याद है कि वो जब मैं लास्ट टाइम आया था कि हमारे गांव के बाहर में एक पाइल ऑफ गार्बेज थी, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि जहाँ गार्बेज ना फेंकें। बट आपने जगह कौन सी दी है लोगों को गार्बेज फेंकने की? आप गार्बेज तो पिक ही नहीं करते लोगों के घरों से जाके, उन्होंने कहाँ तो फेंका नहीं है ना। तो एक ऐसा सिस्टम हो जो लोगों के घरों तक जाए, वहाँ से वो गार्बेज फेंकें, और जो बंदा उसके बावजूद फिर वायलेट करता है उसको हैवीली फाइन होनी चाहिए। दैट विल बी माई सेकंड प्रायोरिटी। एंड थर्ड प्रायोरिटी विल बी टू मेक दिस सिटी लाइक द ग्रीन एंड फूलों का शहर। और इसके लिए आपको एक शायद यहाँ डिपार्टमेंट हो बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, उसको आपने एम्पावर करना है। आप प्लांट करें, वहाँ ऐसे ही है। आप जब ट्री प्लांट करते हो तो पूरे के पूरे ट्री आपके रिकॉर्ड में है, आपको पता है, आप उनको गूगल व्यू से देख सकते हो कि आपको पता है कि कौन सा ट्री आपने कहाँ प्लांट किया है और उसको आपने कब फीड देनी है, कब उसने सफाई करनी है, पूरे का पूरा आपके रिकॉर्ड में होता है। यहाँ ट्रीज़ लगाते हैं, हर सीज़न में तस्वीरें बनती हैं, फिर लोग चले जाते हैं, ट्रीज़ डेड हो जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस सिटी में एक लाइब्रेरी बना सकें, लाइक वाइड स्केल लाइब्रेरी इस सिटी के अंदर। ये मेरी ख्वाहिश है, अगर उन्होंने कभी मौका दिया तो। जी बिल्कुल, इनका जैसे कहना था मकसूद भाई का कि जो ग्रीन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। ग्रीन जो ट्रीज़ हैं वो लगाने चाहिए। लेकिन अलमिया यहाँ पे ये है कि यहाँ का जो बड़ा सारा जंगल है, यहाँ पे दोदला जंगल है, जिसकी काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रीज़ लगाए गए थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि वो बड़ा एक मददगार साबित हो सकता था। आज हालत उसकी देख लें तो वो रोज़ बरोज़ जो है ना वो लकड़ी वहाँ से काटी जा रही है, जंगल जो है ना बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ। उसमें ना सिर्फ यहाँ की लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व है बल्कि जो महकमा है फॉरेस्ट का उसके लोग भी इन्वॉल्व हैं। डेली की बुनियाद पर वो रेडी वालों से और बाकी वालों से भत्ता वसूल करते हैं और लकड़ी सरेआम जो है ना यहाँ पे आ रही है। और दूसरा, जैसा कि उनका एक विश थी कि यहाँ पे लाइब्रेरी का एक क़याम किया जाए, तो मेरा नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम का जो है ना वो कितना किरदार होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने किसी कौम की, किसी मुल्क की, किसी फैमिली की हालत चेंज करनी है ना, तो तालीम इज़ द ओनली टूल। जितना आप तालीम को आम करेंगे, that could be the only tool, and that is the only tool to improve the conditions of any nations or any country or anyone। ये तो बल्कि अगर आपने इसको ऐसे भी ना लें तो ये तो हर इंसान का बेसिक राइट ही होना चाहिए कि उसको आपने एजुकेट करना है। आप इसको एक लॉ बना लेना कि लेट्स से कोई भी चाइल्ड पैदा होगा मैट्रिक तक, कम से कम, या कोई भी उसको लेवल देख लें, उसकी जो तालीम होगी वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी। और जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा जुर्माना होगा, और उसको आप स्ट्रांग फाइन करें, तब जाके वो बच्चों को स्कूल भेजें। क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है और जो बच्चे होते हैं वो उनका वो रोज़गार कमाते हैं और वो रोज़गार देते हैं उनको, तो फिर वो लोग बच्चों बेचारों का वो फ्यूचर तबाह हो जाता है। तो तालीम को तो मैं ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ जैसे आपको राइटिंग के लिए पेन चाहिए, फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ द एजुकेशन।
बिल्कुल जी, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है एजुकेशन का ही होना चाहिए, और किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन का एक अहम किरदार रहा है, हमेशा से ही रहा है और रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि आज मुझे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपोज भी करना है और थोड़ा सा कंपटीशन भी करना है बाहर की दुनिया से और यहाँ की दुनिया से भी। कुछ कंट्रीज़ का तो मुझे भी मौका मिला है वहाँ पे विज़िट करने का। वहाँ पे होता ये है कि जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम पुलिस को कॉल करते हैं उनके नंबर पे, और पुलिस आती है और उसी हिसाब से वो हैंडल करती है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टिव होती है। अच्छा, अब अगर दूसरी तरफ ले जाया जाए पाकिस्तान की पुलिस पे, तो इसका किरदार बिल्कुल हमेशा से वैसा नहीं रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस और बाहर की पुलिस में कितना फ़र्क है? मैंने तो पुलिस वहाँ की देखी है या इधर की देखी है, और मुझे कि मुवाजना लगता नहीं है। आई डोंट नो कि पुलिस वाले भाई को बुरा ना मान जाएं, बट इनका कोई मुवाजना ही नहीं है। लाइक वहाँ जो पुलिस है, अगर आप ऑन ड्यूटी है, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो ऑन कॉल हैं, उनमें आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। और जहाँ मैंने वो ज़िम्मेदारी नहीं देखी, शायद यहाँ उनकी तादाद कम है या उनमें वो एबिलिटीज़ नहीं है। जब वो उनको भर्ती करते हैं तो उनसे वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। और यहाँ रेफरेंस भी तो चलता है ना, वहाँ रेफरेंस नहीं चलता। जब आप किसी को क्वालिटी और के ऊपर ही उसको हायर करोगे तो उसकी फिर परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। और वहाँ ये सिस्टम है कि एक स्पेसिफिक पुलिस का कोर्स होता है। आपने पहले वो कोर्स करना है जिसमें आपको वो सारी उनके जो ड्यूटीज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो सारे पढ़ाते हैं, और फिर जाके वो पुलिस के लिए हायर करते हैं। और पुलिस उनकी यहाँ तो है ना, लाइक सिपाही है, फिर सब इंस्पेक्टर है, ASI है, फिर सब इंस्पेक्टर है, फिर इंस्पेक्टर है, और वो सारे उनकी ग्रेडिंग है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पुलिस का चीफ़ है और उसके नीचे सारे ऑफिसर्स हैं। तो वो ये नहीं है कि मतलब वो रैंकिंग नहीं है, अब डिफ्रेंशिएट नहीं करते। वो सारे ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ हैं, वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। और वो जो चीफ़ है वो आपका इंचार्ज, आपका वो जो क्या कहते हैं, वो थाना कह लें, वो आपका वो कंट्रोल करता है, बट वो आपको डायरेक्शन नहीं देता कि आपने वो फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ करना है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। और दूसरा, वहाँ जो पुलिस है वो आपके पास फुली इक्विप्ड है, लाइक क्या कहते हैं, वो जो उनकी जैकेट होती है, और उनके साथ वो होता है क्या कहते हैं उसको, वो जिससे बात करते हैं, माइक। जहाँ भी हैं वो उनकी लोकेशन डिटेक्ट हो रही है, उनकी गाड़ी की डिटेक्ट हो रही है, और उनकी कन्वर्सेशन वो डिटेक्ट हो रही है। इवन कि वो जो अपनी रफ़ नोट्स बनाते हैं, रफ़ नोट्स एक वो के ऊपर, वो भी उस थाने की मलकियत हैं। वो अपनी हर रोज़ वहाँ सबमिट करने हैं, वो जो आपकी रफ़ नोट्स हैं वहाँ तक उनका ऑडिट होता है। जहाँ तो फिर मैं क्या कहूँ, मुश्किल लगता है कि कुछ ज़्यादा। बिल्कुल काफ़ी सारा वैसे फ़र्क है फॉरेनर पुलिस की और यहाँ वाली पुलिस में। अच्छा, दूसरा ये है कि आजकल जैसे महंगाई का एक तूफ़ान सा आया हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसे ही तूफ़ान आता था। हम कहते हैं कि आज एक चीज़ इतनी महंगी होगी, दूसरा इतना महंगा होगी। चिकन को ले लें, आप एग को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें तो काफ़ी कॉस्टली हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जितनी प्राइस यहाँ पे हैं, इससे डबल ट्रिपल या फोर्थ में फॉरेनर यानी बाहर वाले मुल्क पे उसकी प्राइसेस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में अभी तक जो प्राइस रखी गई हैं जैसी हैं, वो आप उनसे मुतमिन है या महंगाई वाकई? जी, बात कर रहा था वो महंगाई की। महंगाई को आप जहाँ वाकई महंगाई है, इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, अखलाकन भी हो भी नहीं सकता। बट अगर आप इसको वहाँ से कंपेयर करते हैं ना, तो वहाँ जो है हर चीज़ डॉलर में है, यहाँ रुपये में है। यहाँ इतनी इनकम उनके मुकाबले में नहीं है कि उस चीज़ को कन्वर्ट करें तो वो रेट सेम हो जाए। और वहाँ तो सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट थिंग है वो ग्रोसरीज़ है। और ग्रोसरी अगर आप $200-300 की ले लें सिंगल बंदा, तो पूरे महीने के लिए काफ़ी है। और एक बंदा पर डे $150 कमाता है, तो बाकी देखने उसकी सेविंग ही होगी ना। और यहाँ तो वाकई महंगाई है। I don't know, I'm not defending it, but it's really a bad situation. महंगाई को कंट्रोल ज़ाहिर करना तो चाहिए, but I don't know how they can do it, but they have to do it. There is no other option. बिल्कुल जी, महंगाई वाकई में ज़्यादा, गवर्नमेंट को फर्स्टली इस पर ही तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या किरदार रहा है कोविड-19 के हवाले से? कि पाकिस्तान तो एक दफ़ा ऐसे ही लगा था कि जैसे पहले 1-2 कंट्रीज़ में आ रहा है कि जो कोविड-19 से जिन्होंने ज़्यादा हिफाजत की है, तो क्या समझते हैं अभी पाकिस्तान का कौन सा नंबर आ रहा है कोविड-19 के हिसाब से? और अगर इसके हवाले से आपको हिदायत देना चाहें,
कनाडा में जो हो रहा है इस टाइम और यहाँ लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर। यहाँ तो हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके हिसाब से वहाँ तो कर्फ्यू की पोजीशन है। और अब मैं अभी 7 मार्च को मैंने जाना था, बट वो टिकट मैंने एक्सटेंड कर ली। वहाँ जाते ही आपने एयरपोर्ट पे स्टे करना है, वहाँ आपका कोविड का टेस्ट होगा। 3 दिन आपने गवर्नमेंट के जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ गुजारने हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो फिर अपने घर जाना है, और घर जाके फिर आपने 2 वीक क्वारंटीन करना है। अगर पॉजिटिव है तो फिर उधर ही रहना है और वहाँ 2 वीक का क्वारंटीन करना है। और यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग विच कुड बी अराउंड $5,000-6,000। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लोग जो है ना कोशिश की यही करते हैं कि वो किसी ना किसी कंट्री में चले जाएं यहाँ पे, चाहे उनको डंकी लगाना पड़े, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से वो यूरोप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आप इस मामले में क्या सजेशन देना चाहिए कि लोगों को यहाँ पे अपना कारोबार करना चाहिए या वाकई में बाहर वाले मुल्कों का रुख करना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड भी है ना, तो उसको अगर अल्लाह ताला मौका दे तो बाहर दुनिया देखनी चाहिए। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, कनाडा में, मैं टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ आपको जो नेटिव्स हैं जिनको आप ओरिजिनल कैनेडियंस, रेड इंडियंस कहते हैं, उसमें शायद वो नहीं है, जो शायद 1% होंगे। और सारे के सारे जो हैं वहाँ इमिग्रेंट हैं। और आपको मल्टी कल्चरल नज़र आएंगे, मल्टी रिलीजियस नज़र आएंगे, और आपको वहाँ इतने रिलीजन नज़र आएंगे कि आप हैरान होंगे, यार हम तो सिर्फ 1-2 ही से वाकिफ़ हैं। ख़ासकर मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था। बिल्कुल बंदे को ज़रूर जाना चाहिए। और देखिए वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है, वो बेसिकली है तो क्रिश्चियन मुल्क ना, वहाँ मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब एक ही जगह पे रह रहे हैं। मुझे याद है कि जो हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद के बिल्कुल सामने चर्च है। इधर जाएं आप, वो बिंगो है जहाँ वो जुआ खेलते हैं, राइट साइड पे भी बार है, इधर भी बार है, और कोई किसी को बादर नहीं कर रहा। मतलब हर बंदे को अपनी आज़ादी है, मज़हब वाइज भी और दूसरे भी। जो जिस किसी ने किधर जाना है वो चला जाए। वो मतलब वहाँ तो लोग मज़हब के ऊपर बात ही नहीं करते। हमारे जो है 90% या 80% मुसलमान हैं, बट हमने हमारी माइनॉरिटीज़ को इतना जलील किया हुआ है, वहाँ को उनका जीना हराम किया हुआ है। ख़ासकर मैं अक्सर कहता हूँ, स्टेट का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। स्टेट का मज़हब सिर्फ ये हो कि उसने अपने सब सिटीजन्स की हिफाजत करनी है। दैट कुड बी द इट्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। बट अगर जब यहाँ इस मौजूद पर बात करेंगे तो लोग आपके क्या कहते हैं, धुलाई भी कर सकते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा वैसे ये सिलसिला रहा क्वेश्चन और इसके जवाबात का। तो आखिर में एक ही क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कोई इंटरेस्टिंग सा वाक़या आपकी ज़िंदगी में जो वहाँ पे रूनुमा हुआ? इंटरेस्टिंग वाक़या तो काफ़ी हैं, बट एक है जो मैं ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ, बाकी ऑफ द रिकॉर्ड बताऊँगा। एक जो है वो बड़ा स्केरी सा है। मैं वो जब शुरू के दिनों में जब मैंने टैक्सी शुरू की थी, तो मुझे याद है कि वहाँ टैक्सी ड्राइवर के साथ अक्सर वहाँ इंसिडेंट हो जाते थे, कईयों को मार भी देते थे, स्नैचिंग होती थी, फेंटी भी लग जाती थी। तो मुझे याद है कि रात के 1-2 बजे मुझे वहाँ से एक फेयर मिला और वो मुझे दूर कहीं जंगल में ले गया। तो मैं जाते हुए जब जंगल में जा रहा था, तो वो मेरे साथ में वो कलमे का विरद भी कर रहा था ना, यार आज बच जाए, फिर खैर है। तो जब वो काफ़ी जंगल के अंदर चले गए तो आखिर बिल्कुल डेड स्पॉट के ऊपर मुझे कहते हैं कि साथ में एक छोटा सा कच्चा वो लेन में था। वो कहते हैं इस लेन में अंदर गाड़ी ले जाओ। उस वक्त मुझे लगता है शायद वो मेरा आखिरी वक्त है। वो जो ही मैंने गाड़ी टर्न की तो आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी बिल्कुल जंगल के अंदर। तो वहाँ शायद हट थी, नाइट का टाइम था, वो मुझे नहीं अंदाज़ा था। तो वहाँ गाड़ी में 3-4 और लोग थे। वो जो ही बाहर निकले मैंने वहीं ब्रेक लगा दी। मैंने कहा सर माजरत, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं आई अंडरस्टैंड दैट, बट अब यहाँ से वापस चले जाए हमको कुछ नहीं कहेंगे, हम अच्छे लोग हैं। तो मैं सोच कर डर गया था कि शायद वो मेरा आखिरी ही टाइम आ गया है। जी नाज़रीन, तो आप मकसूद साहब की बातें सुन रहे थे जो कि कनाडा से तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फोटाबास के ही वो उनकी मतलब रहायश है यहाँ पे, और उनकी भी हमेशा से कोशिश यही रही है कि अपने इलाके को थोड़ा सा प्रमोट करें। तो दूसरा हम लोगों की भी कोशिश होती है फोर्ड न्यूज़ के थ्रू कि हम लोग भी कम से कम अपने इलाके के जो मसाइल हैं उसको उजागर करें और उसको हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि ये छोटा सा खूबसूरत सा जो इलाका है वो नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे उभर के भी सामने आए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे कि और जितने मेहमान हैं उनको मदऊ करें, फोटाबास के मसाइल के हवाले से हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाएं,
पुलिस के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह से लोगों से सवालात करें, अमन व अमान क्यों कायम है। तो इसी के साथ आपका मेज़बान खलील अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।